नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपको और आपको अपने और आपके YouTube चैनल मिशन कलम क्रांति पर, है ना। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग क्या आधुनिक भारत का सीरीज चला रहे हैं। तो उसमें ये आधुनिक भारत का वीडियो नंबर 7वां है। तो अभी तक अगर आपने शुरू से फॉलो किया होगा तो उसमें देखा होगा कि इतिहास कैसे इंटरेस्टिंग है और एक से दूसरे चीज़ें इंटरलिंक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उसी को ध्यान में रख करके हम सारे चीज़ों को हम लोग कवर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने इससे पहले कई सारे चीज़ देखे कि मुग़ल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, फिर मुग़ल साम्राज्य जब कमज़ोर हुआ यानी कि पतन के कगार पे पहुंचा तो अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियाँ उभर करके आए। उसी में आप लोगों ने अवध पढ़ लिया है ना। हम और बताए थे हैदराबाद भी हुआ, रुहेलखंड हुआ, इसके अलावा मराठा सब स्वतंत्र सत्ता के रूप में 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए। तो उसी 18वीं शताब्दी में जो अवध मतलब बंगाल हुआ था, अवध हुआ था, तो अवध से ही सटा हुआ एक क्षेत्र रुहेलखंड या जी उसको रोहिलखंड भी कहते हैं, है ना। तो अवध से सटा हुआ जो एक क्षेत्र, इससे पहले हम लोगों ने वीडियो मॉडर्न सीरीज 6ठा वीडियो में अवध को देख लिया है। तो उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगा जोड़ दूँ। तो अवध से सटा हुआ एक क्षेत्र क्या है, रोहिलखंड या रुहेलखंड, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक भाग है ना, एक क्षेत्र है। अवध भी उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया है। तो आज हम लोग रुहेलखंड को देखेंगे, कैसे स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना हुई, किसने किया, रुहेलखंड का पानीपत के तृतीय युद्ध से क्या कनेक्शन है, मराठों से क्या कनेक्शन है ना। फिर कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको अपने अंतर्गत में मिला लिया, ये सारी चीज़ों को देख लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो रुहेलखंड देखिए, तो ये जो हमारा पूरा प्यारा भारत है उसमें ये आपको क्या उत्तर प्रदेश क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश इधर उत्तराखंड है, इधर ये रहा नेपाल। तो इस क्षेत्र वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ ये क्षेत्र वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको रुहेलखंड के रूप में जाना जाता है। अभी भी यूपी का ही जो ये वाला पोर्शन है रुहेलखंड के रूप में जाना जाता है। हालांकि पूरा उत्तर प्रदेश कहलाता है और यूपी कहलाता है। उसका एक सेक्शन जो पहले 18वीं शताब्दी में क्या था, स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। तो देखिए क्या होता है, इसका रुहेलखंड वर्तमान में अगर चौहद्दी देखना चाहिए कि वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक फैला था उस टाइम में 18वीं सदी में, देखिए रुहेलखंड ये 1721 ईस्वी में क्या होता है, स्थापित होता है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, और 1774 तक रहता है रुहेलखंड एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में एस्टेब्लिश रहता है। कल 1721 से लेकर 1774 तक, ठीक है, 1721 से लेकर 1774 तक रुहेलखंड या रोहिलखंड, इसको रोहिलखंड भी आप कह सकते हैं ना, रोहिलखंड, ये खो ही मान लिया है ना, रोहिलखंड। रुहेलखंड या रोहिलखंड 1721 से 1774 तक एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में क्या है, स्थापित रहता है। इसकी स्थापना कौन करता है, मीर अली मोहम्मद खान। यह रुहेलखंड का पहला नवाब रहता है। मीर अली मोहम्मद खान रुहेला, इसका पूरा नाम रहा है मीर अली मोहम्मद खान रुहेला। रुहेला ही जनजाति है, एक ट्राइब था, एक जनजाति था। इसी रुहेला जनजाति के नाम पे जिस क्षेत्र पे इन लोगों ने शासन किया उस पूरे क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, रुहेलखंड पड़ गया। इसका पुराना नाम पांचाल, ये भी अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो वर्तमान में जो रुहेलखंड जिसकी स्थापना 1721 में हुई अली मोहम्मद खान रुहेला के द्वारा, वो रुहेलखंड का चौहद्दी आपको वर्तमान बता तो दिए, यूपी का एक पार्ट है। अगर मोटा मोटी आइडिया देखिए तो इसके उत्तर में नेपाल, अभी एग्जैक्ट लोकेशन देखना हो तो दक्षिण पश्चिम गंगा नदी है, पश्चिम में यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड जो हमारा है यूपी का ही पार्ट था पहले, अलग राज्य 2000 में बना। पूरब में अवध, जिसमें बाद में यह मिल जाता है, ये स्थित है। ये इसका नाम तो बता दिए, एक रोहिल्ला नाम का जनजाति था, है ना, रोहिल्ला, ठीक है। रोहिल्ला नाम का एक जनजाति था, उसी के नाम पे इस एरिया का जो क्षेत्र अभी मैप में मैंने आपको दिखाया, उस रोहिल्ला नाम के जनजाति पे उस पूरे क्षेत्र का नाम रोहिलखंड या रुहेलखंड पड़ गया था, ठीक है। तो ये था, तो इसका ये तो समझ में आ गया। तो देखिए रुहेलखंड पे 1721 से लेकर के 1724 में रुहेला नाम का जनजाति ट्राइब के लोग शासन करते हैं। इसमें अली मोहम्मद खान पहले नवाब होते हैं, जो मुगल सत्ता से स्वतंत्र होकर के अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद आता है अब्दुल्ला खां, फिर सादुल्ला खां, ये फैजुल्ला खां, ठीक है। तो देखिए ये अली मोहम्मद खान कब से कब तक 1721 से लेकर के 1748 तक शासन करता है रुहेलखंड पे।
फिर इसको भी देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं हाफिज रहमत खान, है ना। देखिए 74 तक लास्ट तक है, लेकिन इसको अभी चर्चा करेंगे अभी थोड़ी। दूसरा नवाब बनता है रुहेलखंड का अब्दुल्ला खां। कब ये मर जाता है 1748 में, तो 1748 में उसी का बेटा अब्दुल्ला खां बनता है। ये 54 तक रहता है। फिर इसके बाद सादुल्ला खां 54 से 1754 से 64 तक रहता है। फिर लास्ट में फैजुल्ला खां आपको 1764 से 74 तक रहता है। हम एक महत्वपूर्ण नाम ये रहा है ना, यही सबसे बड़ा फिगर है हाफिज रहमत खां या हाफिज रहमत खान। ये क्या 1748 कब, ये मीर अली मोहम्मद खान के मृत्यु के बाद से 1774 तक, यानी कि अंतिम नवाब फैजुल्ला खान के शासन तक जो हाफिज रहमत खान था ये वास्तविक शासक रहता है उस रुहेलखंड का। अलग बात है ये नवाब नहीं बनता, ये संरक्षक के रूप में इन शासकों का, इन सभी जो नवाब था इन नवाब के संरक्षक के रूप में क्या है रुहेलखंड पे शासन करता है। तो देखिए 1721 से 48 तक मीर अली मोहम्मद खान रुहेला, उसके बाद अब्दुल्ला खां, सादुल्ला खां 64 तक, फैजुल्ला खां 1764 से 74 तक। लेकिन एक्चुअल पावर अली मोहम्मद खान जो कि संस्थापक था, पहला नवाब था स्वतंत्र रुहेलखंड का, वो कौन था हाफिज रहमत अली मतलब प्रथम नवाब जो था रुहेलखंड का, जो स्वतंत्र रुहेलखंड का संस्थापक था वो कौन था अली मोहम्मद खान। वो 1721 में स्थापित करता रुहेलखंड को, 48 में मर जाता है। इसके बाद ये 3 नवाब बनते हैं, लेकिन उसका संरक्षक के रूप में हाफिज खान सत्ता का यूज करता है, वो सत्ता का यूटिलाइज करता है और शासन करता है, ये रहमत खान। इसके बाद क्या होता है रुहेलखंड जो रुहेल राजवंश है वही 1721 से लेकर के 1774 तक, फैजुल्ला खान तक क्या है आपको रुहेल राजवंश रहता है। फिर इस रुहेल राजवंश को अवध का जो नवाब रहता है शुजाउद्दौला, वो 1774 में अटैक करके अपने अंतर्गत ले आता है। हम एक बार अभी पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर डिटेल में एक एक पॉइंट पे चर्चा कर लेंगे। तो अवध का जो नवाब है वो 1774 में क्या है ये रुहेलखंड क्षेत्र को, जो मैंने अभी दिखा दिया था, आप मैप पर भी देखेंगे जो थंबनेल है ना हमारे ये वीडियो का थंबनेल, उस पर मैप लगाया रुहेलखंड अवध से सटा हुआ क्षेत्र उसमें दिखा दिया गया है, थंबनेल पे घेरा भी कर दिया गया उसको। तो अवध के अधीन अवध जो साम्राज्य था, इससे पहले वीडियो जो हम करें अवध स्वतंत्र अवध की स्थापना पूरे डिटेल में बताया, उसको देख सकते हैं। तो 1774 में अवध का नवाब शुजाउद्दौला याद कीजिए, बक्सर का युद्ध है ना, उसी से मैं याद कीजिए, उससे रिलेटेड है। अवध का नवाब शुजाउद्दौला 1774 में इस रुहेलखंड को अपने अवध में मिला लेता है, 1801 तक रहता है। फिर 1801 में नवंबर 1801 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी रुहेलखंड को अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश भारत में मिला लेती है। फिर वही 1947 तक भारत में आ जाता है, भारत आज़ाद हो जाता है। तो फिर वर्तमान में रुहेलखंड क्या है, वर्तमान में जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसका पार्ट है। तो ये मोटा मोटी में एक बार बताते हैं। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज चलते हैं सारे चीज़ों को। तो देखिए ये मैंने ओवरव्यू दिया कि कैसे स्थापना, स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना 1721 में हुई और 1947 तक कैसे हम लोग अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश तक ले आए। लेकिन पॉइंट वाइज चलते हैं। तो ये जो रुहेलखंड राज है जिसका नक्शा आप थंबनेल पे भी देखे होंगे मैप में, और अभी मैंने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ जो कुछ क्षेत्र है वो रोहिल्ला नाम के जनजाति पे उस पूरे क्षेत्र को रुहेलखंड कहते हैं। इसका जो महाभारत काल में अगर चर्चा करें तो महाभारत काल में है ना, तो पांचाली द्रौपदी जिसको कहते हैं ना, द्रुपद की बेटी, जो पांचाल नरेश द्रुपद थे उसकी बेटी पांचाली। तो वो जो क्षेत्र जो अभी वर्तमान का जो रुहेलखंड है वो पांचाल क्षेत्र महाभारत काल में क्या पांचाल कहलाता है। बाद में आपको ये क्या है रुहेलखंड होने से पहले आपको क्या कटेहर नाम था इसका, पांचाल होता है। फिर बहुत समय के बाद क्या रुहेलखंड बनने से पहले कटेहर नाम था इस क्षेत्र का। फिर बाद में रोहिल्ला जनजाति के कारण क्या है, जब ये शासन स्थापित करता अली मोहम्मद खान तो इसका नाम पड़ जाता है रुहेलखंड नाम पड़ जाता है। तो इसमें यही इसमें चर्चा था, और इसके आगे का जो पॉइंट है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए हम अभी क्या चर्चा कर लिए थे, अभी हम लोगों ने बता दिया था कि ये हाफिज रहमत खान ही क्या है वास्तविक शासक रहता कब, अली मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद। ठीक है, रुहेल्ला जनजाति ये तो देख ही लिए। अच्छा आप थोड़ा सा एक पॉइंट देख लीजिए, आपको याद होगा पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध
कब हुआ था? 1761 में। एक तरफ कौन था? एक तरफ मराठे थे, लिख देते अहमद शाह अब्दाली अफगानी, अहमद शाह अब्दाली हम लोग इसी तरह से याद करते हैं। दूसरी तरफ मराठा, है ना, मराठा। इसके बाद मराठा चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे, स्वतंत्र। ये भी 18वीं शताब्दी में शक्तिशाली बनता मराठा, लेकिन ये आधा सत्य है ना। एक तरफ तो मराठा था, इधर अहमद शाह अब्दाली को आपको जो हाफिज रहमत अली खान जो था, ये हाफिज रहमत अली खान ये भी सपोर्ट में था। किसके? अहमद शाह अब्दाली के। इतना ही नहीं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला ये भी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी शासक था, अहमद शाह अब्दाली इसके साथ था। तो हाफिज रहमत अली खान जो था, रहमत खान शुजाउद्दौला, ये भी अहमद शाह अब्दाली के साथ साथ पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में क्या मराठा के खिलाफ लड़ता है। तो ये आ गया मराठा का चैप्टर, यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन। अब मराठा तो देखिए 1761 में क्या कौन जीतता है? मराठा हार जाता है बुरी तरीके से। 1 लाख से ज़्यादा मराठा मारे जाते हैं, बहुत बुरा भयानक युद्ध होता है। इसके बाद जो मराठा एकदम उत्तर भारत में भी एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर आ रहा था, फैल रहा था, उसका सर्वनाश हो जाता, सत्यानाश हो जाता, हजारों मराठा युवा योद्धा मारे जाते हैं, है ना। कारण अहमद शाह अब्दाली अकेले नहीं जीत पाया, ये भारत का जो रुहेल्ला जो था हाफिज रहमत खान वो इसको सपोर्ट करा, शुजाउद्दौला वो भी सपोर्ट करा। तो 1761 में क्या मराठा हार जाते हैं। तो अच्छा, जब मराठा हार जाएंगे तो ये क्या छोड़ देगा? ये मराठा सब वैसी प्रतिशोध बदला लेने में पीछे नहीं हटते। मराठा क्या फिर बाद में ये बुरी तरीके से पराजित होते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भी साथ संधि होता है, बहुत कुछ होता है। तो उत्तर भारत से मराठा का सफाया हो जाता है, मराठा शासन का। फिर क्या हो जाता है? मराठा 1770 ईस्वी में, ये देखिए हाफिज रहमत अली अभी मराठाओं के खिलाफ लड़ा था। तो 1770 ईस्वी में मराठा सरदार क्या करता है? मराठा शासक या मराठा या याद नाम जरूरी नहीं है। 1770 ईस्वी में मराठा क्या करता है? इसी रुहेलखंड पे क्या करता है? अटैक कर देता है इस रुहेलखंड पे। उस समय यहाँ का शासक था आपको कौन? यही हाफिज रहमत खान। हाफिज का यही संरक्षक है, नाम मात्र का ये शासक सब था। 1770 में कौन रहा होगा? ये रहा फैजुल्ला खां, ये रहा फैजुल्ला खां। 1770 में क्या है? शासक तो ये था, लेकिन वास्तविक सत्ता कौन था? संरक्षक के रूप में कौन काम कर रहा था? हाफिज रहमत खान। तो 1770 में मराठा क्या कर देता है? अटैक कर देता है किसी पे? इसी रुहेलखंड पे अटैक कर देता है। और ये हाफिज रहमत अली खान क्या इस युद्ध में आपको हार जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है, जब ये आपको इस युद्ध में पराजित हो जाता है, हार जाता है हाफिज खान, तब ये इससे अवध के नवाब से, अभी बताए थे ना अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इससे पीछे वाला वीडियो देखिए कैसे रिलेटेड है इतिहास। अवध अगर आप देख लिए होंगे ढंग से तो अभी सारे बातें आपको समझ में आ जाएगी। तो अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला था उससे ये हाफिज रहमत अली खान क्या सहायता मांगता है। शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से क्या है? ये सहायता मांगता है। कौन? हाफिज रहमत अली खान का। क्यों? क्योंकि 1770 में मराठा ने क्या इस पे अटैक कर दिया था, रुहेलखंड पे अटैक कर दिया था। ये क्यों सहायता मांगता? क्योंकि शुजाउद्दौला और ये हाफिज रहमत अली खान तीनों 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा के खिलाफ लड़ा था। तो भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये सब दोस्त था दोनों। तो शुजाउद्दौला आता है और मराठा के साथ समझौता कर लेता है। इसको 40 लाख रुपया, मराठा को 40 लाख रुपया दे देता है। कौन? शुजाउद्दौला कौन था? अवध का नवाब। किसके बिहाफ पे? किसके बदले में? हाफिज रहमत अली खान के बदले में 40 लाख इसको दे देता है। किसको? मराठा को। बदले में मराठा को बोलता है कि आप ये क्षेत्र छोड़ करके चले जाइए। तो मराठा लोग क्षेत्र ये छोड़ करके चले जाते हैं 1770 में। ठीक है, तो आप ये अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था इसको तो दिया 40 लाख रुपया दे दिया कि चलो तुम हमको दे देना बाद में कुछ समय के बाद। आप शुजाउद्दौला इसे पैसा मांग रहा था कुछ समय के बाद कि भाई दे दो, हम तुम्हारे बदले में 40 लाख रुपया मराठा को दिए, तुम हमको पैसा दे दो, रिटर्न कर दो। तो ये बोलता कि किसका पैसा, कहाँ का पैसा, कैसे पैसा, है ना। एकदम वो होता है ना उधार लेने के बाद कौन तुम मैं तेरा कौन, वही वाला बात हो गया। ये भूल जाता, कहते कहाँ पैसा, किसका पैसा, कहते अच्छा। तभी भी क्या कर देता 1774 में शुजाउद्दौला, है ना, ये शुजाउद्दौला 1774 में फिर रुहेलखंड पे अटैक कर देता है ना। मीरपुर कटरा नाम के जगह पे युद्ध होता है। मीरपुर
है ना, मीरापुर कटरा। मीरापुर कटरा का युद्ध, मीरापुर कटरा नाम का जगह होता है, उसमें मीरापुर कटरा युद्ध कहते हैं, का मीरापुर कटरा का युद्ध, ठीक है। 1774 में युद्ध होता है, किसके बीच, यही है, हाफिज रहमत अली खां यानी कि रुहेलखंड और किसके बीच, अवध के बीच। अवध के तरफ से शुजाउद्दौला और इसके तरफ से रुहेलखंड की तरफ से हाफिज रहमत अली खां, रहमत खां, और जो नवाब जो था फैजुल्ला खां, ये दोनों था इधर से। तो ये हाफिज रहमत अली खां मारा जाता है इसी युद्ध में, मीरापुर कटरा के युद्ध में क्या है, ये मारा जाता है। और फैजुल्ला खां जो होता है ये बच करके भाग जाता है, इस युद्ध से भाग जाता है। तो देखिए 1774 में क्या कर देता है, ये शुजाउद्दौला अपना 40 लाख रुपए वापस मांगने के लिए मीरापुर कटरा युद्ध करता है, रुहेलखंड पे अटैक करता है। इस जगह पे मीरापुर कटरा में युद्ध होता है, प्रथम रुहेलखंड युद्ध भी कहते हैं। हाफिज रहमत अली खां मारा जाता है और ये जो नवाब रहता है और रुहेलखंड का ये भाग जाता है युद्ध से। तो अब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा रुहेलखंड किसके अंतर्गत आ जाएगा, अवध के अंतर्गत। ये रहा यहाँ पे हम लिखे हो ना, अवध, अवध यानी कि शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के अधीन आ गया। ये जो फैजुल्ला खां जो युद्ध से बच करके भाग गया, ये 1774 में क्या करता है, इसके साथ संधि करता है, किससे, अवध के नवाब से एक संधि यानी कि समझौता करता है, जिसके तहत अवध के नवाब को मना लेता है कि हमको 9 परगना यानी कि पूरा रुहेलखंड आपको दे दिए, हमको 9 जिला दे दीजिए, परगना मतलब वही छोटा छोटा जिला समझ लिए दे दीजिए, और 15 लाख रुपया सालाना दे दीजिएगा, तो हम अपना इसी में मस्त रहेंगे, बाकी पूरा रुहेलखंड आपको दे देंगे, ठीक है। रुहेलखंड बहुत बड़ा क्षेत्र है, लगभग 15,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ क्षेत्र था। तो शुजाउद्दौला मीरपुर कटरा युद्ध में आ जाता है, ये संधि कर लेता है। लाइन भी कट गया, हम 5 मिनट में कंक्लूड कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब फैजुल्ला खां संधि कर लेता है 1774 में, और 1774 में अवध के अधीन आ जाता है क्या चीज़, रुहेलखंड, ठीक है। रुहेलखंड आप याद कीजिए, बक्सर का युद्ध है ना, समझौता कैसे हुआ था, बक्सर का युद्ध शुजाउद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, फिर इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। इससे पहले वाला वीडियो ध्यान कीजिए, उसमें मैंने डिटेल से बताया। तो उसमें क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अच्छा ये जो 1774 में जो शुजाउद्दौला अटैक करता है रुहेलखंड पे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वारेन हेस्टिंग गवर्नर था, इसको सपोर्ट करता है शुजाउद्दौला के, अच्छा नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारे साथ लड़ो, मारो इसको रुहेला को। तो ये 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वारेन हेस्टिंग्स सपोर्ट करता है। वारेन हेस्टिंग किसका, वही शुजाउद्दौला अवध के नवाब का, क्योंकि चलो तुम उसको लो ना, फिर से तुमसे तो ले लेंगे। अच्छा 1764 में बक्सर के युद्ध में आप याद कीजिए, बक्सर के युद्ध में आपको क्या हुआ, क्या बोलते हैं, सहायक संधि, बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद इलाहाबाद का जो दूसरा संधि हुआ था अवध के नवाब और किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी, उसी में क्या सहायक संधि के तहत इसको रख लिया था कि अवध में क्या है, सेना अंग्रेज की सेना रहेगी, अवध का नवाब अपना सेना नहीं रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रहेगी अवध में। पैसा लेकिन कौन देगा, अवध का नवाब शुजाउद्दौला देगा, किसका, जो अंग्रेजी सैनिक अवध के राज्य में अवध की सुरक्षा के लिए रहेंगे। सुरक्षा के क्या, उसको गुलामे बना लिया था तुम, हम उसमें डिटेल से बताए इससे पहले वाला वीडियो में रहेंगे। तो उस सहायक संधि के तहत क्या कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रत्येक सालाना पैसा देना होता था, किसको, शुजाउद्दौला देता, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस लिए, क्योंकि अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अवध की सुरक्षा के लिए तैनात थे। किस संधि के तहत, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत, सहायक संधि याद कीजिए, है ना, उसके तहत। तो इसका पैसा बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया का जब शुजाउद्दौला अवध का नवाब पैसा नहीं दे पा रहा था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उस सैनिक खर्च के बदले में, तो क्या करता है 1801 में, नवंबर 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से क्या कर लेता, ये जो रुहेलखंड का क्षेत्र है वो छीन लेता है कि भाई तुम हमको चलो पैसा नहीं देगा, तुम हमको ये अवध जो रुहेलखंड वाला क्षेत्र है वही हमको तुम दे दो, है ना। तो इसी तरह से 1801 में और रुहेलखंड का क्षेत्र अवध से भी छीन करके कहाँ चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1947 में जब ये भागता है तो पूरा हमारा स्वतंत्र भारत में, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो ये था पूरा रुहेलखंड का इतिहास, भूगोल जो इतिहास बता दिया। इसके बाद हम लोग है ना, जो 18वीं शताब्दी में और कुछ स्वतंत्र शासक सत्ता स्थापित हुई, जिसमें से आप दक्षिण भारत में और भी चर्चा करेंगे, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया। तो अगला वीडियो हम
हम लोग क्या इस पे हैदराबाद पे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इन सारी चीज़ों का फिर बारे में आप कहेंगे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल मैसूर युद्ध, क्या क्या, तो ये सब चीज़ों को जान जाना। रुहेलखंड युद्ध, तो रुहेलखंड जैसे कि पानीपत में चर्चा है कि पानीपत में रोहिल्लों ने क्या किया था, मराठा के खिलाफ लड़ा था, तो रोहिल्ला कौन था, तो ये जब दिमाग में आएगा तो आपको पूरा कहानी पता होना चाहिए डेप्थ में, कि ताकि इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है अगर उसको जोड़ करके पढ़ते तभी। अगर जोड़ करके नहीं पढ़ते तो ये बहुत बोरिंग हो जाता है, काफ़ी बर्डन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो जो दोस्त जो समझना चाहते इतिहास को आसानी से कहानी में जोड़ करके पूरा सीरीज में चले गए तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।